नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट की परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की एक ऐसी महामैराथन क्लास लेकर आया हूं जिसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। यहां पर आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, ज्योग्राफी का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी का निचोड़ कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियां, जो कि मानव निर्मित संसाधन है। झरने का जल कैसा संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन होता है। समुद्र का जल, झरने का जल, ये सभी कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। उष्णकटिबंधीय वन भी प्राकृतिक संसाधन होता है। आपसे पूछा है मानव निर्मित संसाधन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कैंसर उपचार की औषधियां। क्वेश्चन नंबर 2, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। सभी जगहों पर पाए जाने वाले संसाधन को सर्वव्यापक संसाधन बोलते हैं। स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि किसी विशेष स्थान पर ही मिलते हैं, इसलिए इनको स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए वास्तविक संसाधन किसको कहते हैं, वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा निर्धारित हो चुकी हो, यानी कि जिनकी मात्रा निर्धारित हो चुकी हो उनको वास्तविक संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी संभावना हो कि यहाँ पर ये संसाधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी कि संभावना वाले संसाधन को संभाव्य संसाधन बोलते हैं। नवीकरण संसाधन कैसे होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कैसे संसाधन है? नवीकरण संसाधन है। इनको पुनः उत्पन्न भी किया जा सकता है या पुनः इनको प्राप्त भी किया जा सकता है, इसलिए इनको नवीकरण संसाधन बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अनवीकरण, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये कैसे संसाधन है? अनवीकरण संसाधन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन में जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, हम लोग यानी कि मनुष्य, ये कैसे संसाधन है? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन उन वस्तुओं को कहते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे पत्थर है, ईंट है, चट्टान है, ये कैसे संसाधन है? अजैव संसाधन, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मैंने बता दी। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। अवसादी सेल में क्या होता है? जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसलिए अवसादी सेल को परतदार सेल या चट्टान के नाम से भी जानते हैं। आग्नेय सेल में क्या पाया जाता है? इसमें मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, लावा पाया जाता है आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल को प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों सेलों में ताप तथा दाब पड़ता है तब इनका रूप बदल जाता है, इसलिए इनका रूप कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये कायांतरित सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जीवाश्म किसको बोलते हैं? अवसादी सेल को जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? सेल के हैं, खनिज के हैं, जीवाश्म के हैं या धातु के हैं? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको यहाँ पर बताते हैं। अगर मैं बात करूं सेल, सेल का मतलब क्या होता है? चट्टान इसका मतलब होता है, ठीक है ना। सोना क्या कोई चट्टान है? सोना क्या कोई चट्टान है? नहीं, चट्टान नहीं है, ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। खनिज, खनिज के अंतर्गत कोयला को शामिल किया गया है, ठीक है ना। पेट्रोलियम को भी शामिल किया गया है, सोना को भी शामिल किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खनिज।
सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण यहाँ पर है? ये खनिज के उदाहरण हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। सोना में जीवों के अंश नहीं पाए जाते, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। धातु, कोयला क्या धातु है? कोयला क्या आपकी धातु है? नहीं। कोयला तो धातु हो सकती है, परंतु पेट्रोलियम कोई धातु नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा खनिज। ये तीनों आपके क्या हैं? तीनों आपके यहाँ पर खनिजों के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आतपन का संबंध है वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा सूर्य ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध होता है। आतपन का दूसरा नाम क्या है? सूर्यातप या सूर्यातपन के नाम से भी इसको जानते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी रोक लेती है, जिसको आतपन या सूर्यातप के नाम से भी जानते हैं, इसलिए राइट आंसर यहां पर होगा सूर्य ऊर्जा के साथ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पौधों और जीव जंतुओं की गति, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। जो अपनी जो पवन बहती है, पवन कैसी बहती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है, उच्च से निम्न की ओर पवन बहती है, हवा बहती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या, पवन कैसे बहती है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से खींची रहती हैं, इनका मतलब क्या होता है? आखिर ये रेखाएं क्यों ग्लोब पर खींची जाती हैं, आपको यहाँ पर बताना है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खिंची होती हैं। क्या करने के लिए? स्थान को ढूंढने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। पृथ्वी की सबसे पतली परत आपसे पूछा है। सबसे पतली परत होती है पर्पटी। कौन सी परत होती है? पर्पटी। पृथ्वी की कुल कितनी परतें होती हैं? कुल 3 परतें होती हैं, ठीक है ना। पहली परत होती है पर्पटी, जो कि सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे मेंटल होती है और सबसे नीचे क्रोड होती है। क्रोड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आंतरिक क्रोड। कौन सा? एक होता है आंतरिक क्रोड और दूसरा होता है बाह्य क्रोड, है ना, बाह्य क्रोड होता है, ठीक है ना। चलिए अब आपको यहाँ पर बताऊंगा पर्पटी के बारे में। पर्पटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है पर्पटी, इसके मुख्य खनिज क्या क्या है, या ये किस खनिजों से मिलकर के बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे सियाल को। किसको याद रखेंगे? पर्पटी के लिए सियाल को याद रखेंगे, ठीक है ना। सियाल का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होगा सिलिका। तो पर्पटी में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। और AL का मतलब होगा एलुमिना, ठीक है ना। एलुमिना इसमें पाया जाता है। सिलिका और एलुमिना किस में पाया जाता है? पर्पटी में पाया जाता। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मेंटल में मुख्य खनिज कौन कौन से होते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा इसमें सीमा होता है। सीमा का मतलब क्या होता है? SI का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सिलिका और Ma का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसमें क्या क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं। मेंटल वाली परत को, इसको महासागर की परत के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है महासागर की परत किससे निर्मित होती है, आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तब आप बताओगे कि सीमा से बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछेगा क्रोड से। क्रोड को बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं? क्रोड को बोलते हैं निफे। Ni का मतलब होगा निकेल।
क्या मतलब होगा? निकिल मतलब होगा Fe का मतलब होगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा। निकिल और लोहा किस में पाया जाता है? क्रोड में पाया जाता है। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी जो कि इंपॉर्टेंट यहां पर थी। क्वेश्चन में पतली परत पूछा गया था, परपटी इस क्वेश्चन का यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। परपटी को सियाल बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं, वहीं क्रोड को निफे के नाम से जानते हैं। आप लोग ये तीन चीजें याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर होगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये ऐसे तीन मुख्य कारक होते हैं जो कि जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन या तो ऋणात्मक हो सकता है या तो धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो वो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। जन्म दर, जन्म दर का मतलब होता है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और मृत्यु दर से मतलब होता है जनसंख्या कितनी जनसंख्या की यहाँ पर मौत या मृत्यु हो रही है। प्रवास का मतलब होता है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो कि जनसंख्या परिवर्तन का एक मुख्य कारण भी माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक, चाप झील चिन्हित हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। इस क्वेश्चन में आपको नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। चलिए आपको बताता हूं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनेक मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी कि चाप झीलें पाई जाती हैं। पहला कथन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर जनसंख्या का घनत्व अति अधिक पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती है। ये बात भी यहाँ पर सही दी गई है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं विशालकाय, यानी कि विशाल मात्रा में वन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। ये भी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन खेती की जाती है। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर कर्तन दहन खेती नहीं की जाती है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कर्तन दहन खेती कहाँ पर की जाती है, किस बेसिन में की जाती है? अमेजन बेसिन में की जाती है। कहाँ पर? अमेजन बेसिन में कर्तन दहन खेती की जाती है। अमेजन बेसिन में की जाती है ना, बेसिन में की जाती है अमेजन के। इसलिए गलत यहाँ पर ये दिया गया है। तीनों यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, नहीं वाला आपको बताना है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 4 विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना सतह से, यानी कि हम लोग जिस मंडल में रहते हैं वहां से आपको ऊपर की ओर जाना है। आपको नीचे से ऊपर की ओर परतों को बताना है। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे? सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल आता है। उसके बाद समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल, और अंतिम परत बहिर्मंडल कहलाती है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम की सभी घटनाएं, आंधी तूफान, ओला बारिश, ये सब कुछ कहाँ पर होता है? ये होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं, यहाँ पर मौसम की कोई घटना नहीं होती है। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड आने पर यहीं पर जल जाता है, उल्का पिंड आने पर जल जाता है। बाह्य वायुमंडल में रेडियो तरंगें संचरित होती हैं, इसलिए इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। बहिर्मंडल में तमाम प्रकार की गैसें पतली अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में, या समुद्र में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा रेगिस्तान में। जो छत्रक शैल होती हैं जिनको बालू का डिब्बा, किसका डिब्बा? बालू का डिब्बा के नाम से भी इन्हीं को ही
जानते हैं, जो कि रेगिस्तान में छत्रक शैलों का निर्माण होता है। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर याद रख लेना है। रेगिस्तान में निक्षेपण, ये तो छत्रक शैल क्या है, ये एक प्रकार की स्थलाकृति है। क्या है, ये एक प्रकार की स्थलाकृति है। ठीक है, और रेगिस्तान में लोयस नाम का एक निक्षेप भी पाया जाता है। लोयस का निक्षेप पाया जाता है, जो कि चीन में इसके निक्षेप अधिक से अधिक पाए जाते हैं, चीन में, रेगिस्तान में। ठीक है ना, और हिमनद का निक्षेपण क्या होता है, हिमोड़। हिमोड़ किसका निक्षेपण है, हिमनद का निक्षेपण होता है हिमोड़। समुद्र में क्या बनता है, समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है समुद्र में, समुद्री गुफा का निर्माण होता है समुद्र में। ठीक है ना, तो इतना आपको यहाँ पर याद रख लेना है। रेगिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो वह किस रंग से दर्शाया गया होगा, नारंगी, भूरा, हरा, पीला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा पीला। येलो जो कलर होता है, येलो कलर से किसको दर्शाया जाता है, पठार को दर्शाया जाता है। पठार को किस रंग से दर्शाएंगे, पीले रंग से यहाँ पर दर्शाएंगे। हरे रंग से किसको दर्शाएंगे, जल वाले भाग को दर्शाएंगे या घास वाले मैदान को दर्शाएंगे। वहीं भूरा रंग, भूरा रंग से किसको दर्शाते हैं, पर्वतों को दर्शाते हैं। यहाँ पे आपसे पठार पूछा गया है, जैसे दक्कन का पठार है उसको दर्शाना है तो पीले रंग से दर्शाएंगे। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर याद रख लेना है। पीले रंग से पठार को दर्शाया जाता है और भूरे रंग से पर्वत को दर्शाया जाता है। पर्वत और पठार में अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवनें सागर की जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा, नमक की जो मात्रा होती है मृत सागर में। मृत सागर एक प्रकार का सागर है जो कि इजराइल में पाया जाता है। कहाँ पर, इजराइल में यह सागर स्थित है, जहां पर कि बहुत ही नमक अधिक पाया जाता है। इस समुद्र में क्या है, नमक अधिक पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो तैरने वाले व्यक्ति होते हैं इस समुद्र में भी तैरते रहते हैं, क्योंकि नमक जो होता है सागर को सघन बना देता है, जिससे कि व्यक्ति पानी में डूबता नहीं है। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर 4 विकल्प होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने का उपाय नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है ना। 3 यहाँ पर करेक्ट होंगे, 1 यहाँ पर गलत होगा, उसी को ढूंढकर आपको यहाँ पर बताना है। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना। चलिए आपको बताता हूँ, उपाय नहीं वाला बताना है। मल्च बनाने से क्या होता है, मृदा अपरदित नहीं होती बल्कि मृदा को बचाया जा सकता है। अति चराई, अगर आप लोग पशुओं को या जानवरों को खेतों में चराओगे तो क्या होगा, मृदा आपकी अपरदित होगी, यानी कि उनके जानवरों के पैर रखने से जमीन आपकी अपरदित हो सकती है। 1-2 पशुओं की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तमाम एक साथ 100-200 जानवर चराने का काम कहलाता है एक प्रकार से पशुपालन, है ना। वो नहीं यहाँ पर करना चाहिए, अति चराई नहीं करनी चाहिए। मल्च भी बनाने चाहिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वेदिका फार्म से भी रोका जा सकता है, बीज की फसल उगाने से भी रोका जा सकता है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, उपाय नहीं वाला बताना है। यहाँ पर ये 3 आपके उपाय दिए गए हैं। अति चराई कोई उपाय नहीं है, इससे मृदा अपरदित होती है और मृदा जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा अति चराई। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है। केवल ए सही, बी सही, दोनों सही या दोनों गलत हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो पृथ्वी की जो गति होती हैं, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, ठीक है ना। पहली गति और दूसरी गति आपको पता होनी चाहिए। पहली गति को बोलते हैं घूर्णन गति और दूसरी जो गति होती है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। घूर्णन क्या गति होती है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, इसको पहली गति के नाम से भी जानते हैं। परिक्रमण गति जो होती है
ये कैसी गति होती है? ये परिक्रमा करने वाली गति होती है, ठीक है ना, परिक्रमण गति होती है, सूर्य का परिक्रमण करती है, पृथ्वी करती है, इसलिए इसको परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। चलिए, यहाँ पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल काल्पनिक है, सही बात है, जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है। गलत है, 33.5 का नहीं बनाती है, बल्कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ना कि 33.5 का, इसलिए यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। ए केवल और केवल यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर का। मैंने आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन कराया था संसाधन वाला, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। यहाँ पर वर्गीकरण का आधार दिया गया है और यहाँ पर संसाधन का प्रकार दिया गया है। विकास का प्रयोग व स्तर उद्गम के आधार पर, वितरण के आधार पर, भंडार के आधार पर। मैंने आपको बताया था वितरण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं और स्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर सी का थर्ड, सी का कितना दिया गया है? थर्ड दिया गया। अब आपको ढूंढ लेना है सी का थर्ड किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो पहले ही वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। अगर आपको एक या दो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तभी कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। विकास के स्तर पर होते हैं वास्तविक और संभाव्य संसाधन, उद्गम के आधार पर होते हैं जैव और अजैव संसाधन, ठीक है ना, और भंडारण के आधार पर होते हैं नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 18 नंबर का। कहता है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या एशिया? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है? यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं, बर्फों की बड़ी बड़ी चादरें यहाँ पर बिछी हुई हैं। तो यहाँ पर मानव का निवास नहीं पाया जाता। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मानव का स्थायी निवास जो है, मानव का जो स्थायी निवास है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर यानी कि शोध संस्थान विभिन्न देशों के यहाँ पर स्थित हैं। जैसे भारत की बात करूं, मैत्री भारत का है शोध संस्थान, मैत्री है, गंगोत्री भी है ना, दक्षिणी गंगोत्री भी है, मैत्री भी है, ठीक है ना। तो ये अंटार्कटिका में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए चुन लेते हैं। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। आर, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूरब दिशा में जल्दी उगता है। चलिए आपको करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्रीनविच के पश्चिम में है, जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका टाइम माइनस का मतलब पीछे होता है, ठीक है ना। पश्चिम वेस्ट वालों का टाइम कैसा होता है? पीछे होता है। जो पूरब में होते हैं, ईस्ट में होते हैं, उनका टाइम आगे होता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इतना टाइम बचा है तो भारत में कितना होगा, वहां कितना होगा, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये वाला यहाँ पर कथन सही कहा गया है। ग्रीनविच के पश्चिम का टाइम कैसा होता है? पीछे होता है, सही कहा गया है। कारण इसका क्या है? कारण है कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती पृथ्वी, ये गलत है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है कैसा लगाती है? ये लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर। कैसा लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य पूरब में उदय होता है। यहाँ पर ये गलत दिया गया, विपरीत कर दिया गया है, पूरब से पश्चिम कर दिया गया। यहाँ पर होना चाहिए था पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड विकल्प। ए सही है तथा आर गलत है। यहाँ पर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर का। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट,
दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बढ़िया यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। जो गर्म धाराएं होती हैं, सबसे पहले आप चित्र के माध्यम से समझो। ये रही विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पर जो सूर्य की गर्मी होती है ना, सूर्य का ताप, इस भूमध्य रेखा यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। यहाँ पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यहाँ पर जितने भी समुद्र पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, समुद्र जितने भी विषुवत रेखा के निकट पड़ते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, क्योंकि धूप यहाँ पर ज्यादा मिलती है इसको, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होगी, जहां पर बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा के निकट गर्म धाराएं उत्पन्न होंगी। ठंडी कहाँ पर होंगी, ठंडी होंगी ध्रुवों में, है ना, ठंडी होंगी ध्रुवों में। और बीच में कौन सी होंगी, बीच में होंगी आपकी गर्म धाराएं, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 अब तक पूछे जा चुके हैं। चलिए आपको यहाँ पर सभी जानकारियां प्रदान कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा है शरद ऋतु के बारे में। शरद ऋतु यानी कि सर्दी वाले मौसम के बारे में यहाँ से आपसे पूछा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये गलत दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून किसको बोलते हैं, वर्षा वाले मौसम को बोलते हैं, ना कि सर्दी वाले मौसम को बोलते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर कैसा हो गया, गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया वर्षा वाले मौसम को बोलते हैं, ना कि सर्दी वाले मौसम को बोलते हैं। तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पवन जो होती है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो ये यहाँ पर वर्षा वाले मौसम की ही बात कही गई है। ये वर्षा वाले मौसम में ही ये बात लागू होती है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये तीनों ही कथन यहाँ पर गलत दिए गए। ये तीनों कथन किसके बारे में है, ये वर्षा मौसम के बारे में है। किसके बारे में, बरसात का जो मौसम होता है जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, उसके बारे में ये तीनों कथन दिए गए हैं, ना कि सर्दी वाले मौसम के बारे में यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा, तीनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं। एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। वर्षा का मौसम कब होता है, यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा का मौसम वाला और आपका सर्दी वाला, है ना। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में 2 ही चीजें बताई गई हैं, वर्षा वाले मौसम को और सर्दी वाले मौसम को। यहाँ पर 2 चीजें बताई गई हैं। वर्षा का मौसम कब आएगा समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये रहा भारत, ठीक है ना, ये रहा भारत, ठीक है ना, और यहाँ पर ये रहा भारत का मानचित्र, ठीक है। तो भारत के जो यहाँ पर मैंने मानचित्र बनाया है, चाहे आप इसको मानचित्र समझ लो, करेक्ट, यहाँ पर मानचित्र मैंने नहीं बनाया है। अब आपको बताऊंगा वर्षा कैसे होती है। यहाँ पर ये है बंगाल की खाड़ी, है ना, ये बंगाल की यहाँ पर खाड़ी है, यहाँ पर भी ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो पवनें हैं, बंगाल की खाड़ी वाली पवनें कहाँ पर जाती हैं, स्थल में जाती है, यानी कि भारत के अंदर घुस जाती हैं, ये अंदर जाती हैं। तब क्या होता है, तब बारिश होती है, यानी कि पवनें स्थल की ओर जाती हैं, समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं। सर्दी में क्या होता है, स्थल वाली पवनें समुद्र में जाती हैं, स्थल वाली जो पवनें वो कहाँ पर जाती हैं, समुद्र में जाती हैं। पवनें कहाँ पर जाती हैं, ये उल्टी समुद्र में ही चली जाती हैं। बल्कि वर्षा वाले मौसम में समुद्र की जो पवनें हैं ठंडी वाली, है ना, बारिश करवाती हैं आके भारत में। तो ये अंदर की ओर जाती हैं, यानी कि स्थल की ओर जाती हैं, और ये स्थल से बाहर की ओर यानी कि समुद्र की ओर जाती हैं। ये 2 अंतर यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। वर्षा वाले मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं, बस इतना आप समझ लो। हर क्वेश्चन आप सिर्फ सेकेंडों में करोगे, बस इतना ही यहाँ पर कंसेप्ट है, और कुछ यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें।
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो मैंने आपको बताया था मध्य मंडल के बारे में, मेसोस्फियर जिसको कहते हैं। तो इसमें उल्का पिंड आने पर जल जाता है और उसी के साथ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में भी यहाँ पर घटोत्तरी यानी कि घटता दिखाई पड़ता है। तो मध्य मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मौसम वाली घटना याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं, यहाँ पर मौसम वाली कोई घटना नहीं घटित होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर मध्य मंडल हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 23 नंबर का। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण शब्द से किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाली लोगों की संख्या। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार वितरित हैं? तो चलिए आपको बताता हूं। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है जो संसार है, दुनिया है, जगत है, इसमें लोग जो हैं वो कैसे फैले हुए हैं, आखिर ये लोग कैसे वितरित हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने रहते हैं, कौन से स्थल पर रहते हैं, पर्वत पर कितने रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में कितने रहते हैं। तो यही क्या है, यही जनसंख्या वितरण होता है। करेक्ट आंसर होगा किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार वितरित हैं, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार फैले हुए हैं, तो वही होता है जनसंख्या वितरण। याद रखना, एक एग्जाम में पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व क्या है। अगर घनत्व की मैं बात करूं, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या तथा भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भूमि का क्षेत्रफल यानी को जो भूमि का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुपात यानी कि क्षेत्रफल और बटे में उसके जनसंख्या, ठीक है ना, उस क्षेत्र की जनसंख्या, तो क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। चैनल को पहली बार आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 24, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन से और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। तो अमेजन बेसिन का जो मौसम रहता है, यहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी रहती है और नमी वाला मौसम बना रहता है। ये यहाँ पर कथन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, जिसको झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काट कर जलाने वाली खेती को कर्तन दहन खेती बोलते हैं। यहाँ पर कर्तन दहन खेती भी लोग अमेजन बेसिन के करते हैं। करेक्ट। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, धान नहीं उगाते हैं। लोग अनानास उगाते हैं, शकरकंद उगाते हैं और टेपियोक, एक फसल का नाम है टेपियोक, टेपियोक जैसी फसल को यहाँ पर लोग उगाते हैं। शकरकंद को उगाते हैं, अनानास को उगाते हैं, ना कि धान को उगाते हैं। धान वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी यहाँ पर दो आपके करेक्ट दिए गए हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात यहाँ पर करेक्ट दी गई है। सी यहाँ पर आपका कैसा है? गलत है। सी जिन जिन में होगा वो सबसे पहले आप लोग यहाँ से उसको हटा दो, काट दो, बचेगा आपका फोर वाला, इसलिए फोर वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड कैसा है? कथन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। जैसे यहाँ पर सी गलत है तो सी बाकी सभी में दिया गया वो हट जाएंगे, बचेगा आपका 4 नंबर का, जो कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? नर्मदा और तापी, ठीक है ना, ये गलत है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां किसका निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अपना जल ये अरब सागर में ही गिराती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिएगा। एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। परंपरागत स्रोत पूछा जाता है और अपरंपरागत, नवीकरण, अनवीकरण से पूछे जाते हैं। चलिए आपको सभी चीजें बताता हूँ। परंपरागत की बात कही गई है। परंपरागत का मतलब होता है जल्दी खत्म हो जाएंगे, एक बार यूज करो बस खत्म, द एंड इनका हो जाएगा एक बार में ही।
और जो अपरंपरागत होते हैं ना, उनका प्रयोग आप बार बार कर सकते हो। परंपरागत का मतलब होता है अनवीकरण, यानी कि जो ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, खत्म हो जाएंगे, वही परंपरागत यानी कि अनवीकरण बोलते हैं। अब आपको बताना है, खनिज तेल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल अगर आप बाइक या मोटरसाइकिल में डलवाओगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप जो सिलेंडर होता है ना प्राकृतिक गैस वाला, उसको भी एक बार यूज करोगे दोबारा खत्म, उसको दोबारा आपको भराना पड़ेगा, तो वही प्राकृतिक गैस भी एक बार में ही खत्म हो जाती है। ईंधन को जला दोगे, राख बचेगी, यानी कि ये परंपरागत स्रोत है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर पहले ही वाला करेक्ट हो जाएगा। कोयला है, ईंधन है, परंतु बायोगैस परंपरागत स्रोत का उदाहरण नहीं होता है। जल विद्युत नवीकरण है, ये कभी खत्म नहीं होती है। जल से इसको चाहे जितना भी उत्पन्न कर लो। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, ये भी ज्वार यानी कि समुद्र से जो ज्वार भाटा आता है उससे निर्मित होती है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे जितना इसको उत्पन्न कर सको कर लो, है ना। परमाणु ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सौर ऊर्जा कभी भी नहीं खत्म होगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे परंतु सूर्य कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये किस में आता है, ये नवीकरण में आता है, ठीक है ना। तो पहले ही वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप कतई मत छोड़ना, क्योंकि हर बार एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूरब में कितना टाइम होगा। तो चलिए आपको पूरब का टाइम बताना है, कहाँ का, पूरब का बताना है। दोपहर में ग्रीनविच का साढ़े यहाँ पर कितना है, 12 बजा हुआ है। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट आप याद रखना, पूरब का टाइम कैसा होता है, पूरब का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है, ठीक है ना। ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है पूरब का टाइम। पूरब का टाइम कैसा होता है, आगे होता है। अगर आपसे पश्चिम का टाइम पूछ लिया जाए, पश्चिम का, तो पश्चिम का कैसा होता है, पीछे होता है। कैसा होता है, पीछे होता है, यानी कि ग्रीनविच के टाइम से माइनस होता है। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर दोपहर का 12 बजा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 15 डिग्री आपको बताना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था एक डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। यहाँ पर 15 डिग्री आपसे पूछा है, तो 15 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे, तो 4 का गुणा आप लोग 15 में करोगे तो यहाँ पर आएगा 60 मिनट। 60 मिनट यहाँ पर आ गया। अब आपको करना क्या है, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं। अब आप कहोगे कि सर 60 मिनट में तो 1 घंटा होता है। कितना घंटा, 1 घंटा होता है। यहाँ पर आंसर कितना आया, 1 घंटा। पूरब आपसे पूछा है, यानी कि ग्रीनविच के टाइम में पूरब का टाइम यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर 12 बजा है, तो 12 को आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना बजेगा, 1 बजेगा। 1 यहाँ पर बजेगा, है ना। 1 कब का बजेगा, दोपहर का 12 बजा हुआ है तो दोपहर का 1 बजेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दोपहर का 1 यहाँ पर बजा होगा। अगर यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम पूछ लिया जाता तब 1 घंटा पीछे करना पड़ता, तब बचता कितना, 11 बजता, सुबह के 11 बजता। अगर आपसे पश्चिम पूछ लिया जाता तब। इतना आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, जितना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। 1 डिग्री वाला आपको याद रखना है कंसेप्ट, 4 मिनट के बराबर। 15 डिग्री फटाक से आप कर लोगे 60 मिनट, तो 60 मिनट में हो जाएगा 1 घंटा। पूरब में पूछा, पूरब का टाइम हमेशा जोड़ा जाता है, तो 12 के बाद 1 आप ऐड करोगे तो 1 बच जाएगा। अगर पश्चिम का पूछता तो 1 आप यहाँ से घटा देते। बस आपको इतना ही यहाँ पर करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोस्त पर्वत है। भ्रंशोस्त का मतलब होता है भ्रंश पर्वत, जो भ्रंश घाटी के पर्वत होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग समझो, ऐसे ऐसे जो पर्वत होते हैं ना इस आकृति में, जो ये नीचे धसा हुआ भाग है, जो नीचे दब गया भाग है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भ्रंश पर्वत। क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत होते हैं, बलित पर्वत होते हैं, मोड़दार पर्वत होते हैं, है ना। भ्रंश पर्वत को किस नाम से जानते हैं, इसको बिलोक पर्वत, बिलोक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। बिलोक पर्वत आपसे पूछा है, तो बाससेज पर्वत जो है ये बिलोक पर्वत यानी कि भ्रंश घाटी का पर्वत है, भ्रंशोस्त पर्वत हो जाएगा। हिमालय पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, ये तीनों पर्वत कैसे हैं, ये तीनों पर्वत बलित हैं, ठीक है ना, बलित पर्वत हैं। कैसे हैं, ये तीनों पर्वत आपके बलित पर्वत के उदाहरण हैं। बाससेज यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बाससेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कहता है,
लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर के बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल बहती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है, ठीक है ना। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है, ऊंचाई के कारण ही ठंडी है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों उच्च वर्षा नहीं होती है, कैसी वर्षा होती है, निम्न वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, निम्न वर्षा यहाँ पर होती है, ना कि उच्च होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। ये बात यहाँ पर आपकी करेक्ट दी गई है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सही विकल्प बताना है। पहला वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है, दूसरा वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है, तीसरा वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है, चौथा वाला यहाँ पर सही दिया गया है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि उच्च वर्षा नहीं होती, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, निम्न वर्षा होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए था नहीं, आपको नहीं वाला बताना है ना। टाइपिंग मिस्टेक आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई दी हैं, तो यहाँ पर ये आपका गलत है, ठीक है ना। आपका गलत कौन सा है, सी वाला गलत है। करेक्ट आंसर अगर आप यहाँ पर कथन दिए होते, ए यहाँ पर करेक्ट होता, बी यहाँ पर करेक्ट होता और यहाँ पर डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाता, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा होगा, ए और यहाँ पर ए बी डी, यहाँ पर 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सही क्वेश्चन था। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तीव्र ढालों पर रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि, अति चराई। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तीव्र ढाल का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र। जो पर्वतीय वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो खेती की जाती है वो कैसे ढाल होते हैं, एकदम तीव्र ढाल होते हैं, ढलान वाली खेती होती है। तो वहां पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए या जो मिट्टी होती है उसका कटाव या बहाव रोकने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं, उस विधि को बोलते हैं वेदिका कृषि, ठीक है ना, वेदिका कृषि कहते हैं। तीव्र ढालों या पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कौन सी खेती, सीढ़ीदार खेती की जाती है ना, सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है, वही एक प्रकार से वेदिका कृषि बोली जाती है। वेदिका कृषि में प्रयोग किया जाता है वनस्पतियों को, है ना, झाड़ियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रक्षक मेखला क्या करता है, ये पवन की गति को रोकता है ना। मृदा अपरदित होने से जो पवन की गति होती है उसको रोकथाम के लिए रक्षक मेखलाओं का निर्माण किया जाता है, पवन की गति को रोकने के लिए। आपसे पूछा तीव्र ढालों पर, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर वेदिका कृषि, ठीक है ना। सीढ़ी नुमा खेती भी कह लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। संसाधन बनाती है, वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण। राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो होती है वो किसी भी पदार्थ या वस्तु को संसाधन क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश जो निवासी हैं वो कैसे हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, ईसाई या बौद्ध हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा बौद्ध तथा मुसलमान पाए जाते हैं लद्दाख रेगिस्तान में। लद्दाख को क्या बोलते हैं, छोटा तिब्बत। आपको पता होना चाहिए, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं, लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। यहाँ का एक ग्रंथ है केसर सागा, केसर सागा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सभी चीजें आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा। केसर सागा ग्रंथ कहाँ का है, तिब्बत का ग्रंथ है, ये लद्दाख में आपका प्रचलित है ना। छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं, लद्दाख को ही बोलते हैं। यहाँ पर भोजन, भाषा, धर्म ये इनमें समानता पाई जाती है, इसलिए छोटा तिब्बत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। कैसे गलत दिया गया है, जो भूमि का उपयोग किया जाता है वो तमाम क्षेत्रों में किया जाता है, ना कि केवल खेती करने के लिए, ना ही वन उगाने के लिए। जैसे कि आपको बताना चाहूँ, जो भूमि होती है जिस पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर मकानों का भी निर्माण किया जाता है, सड़कों का भी निर्माण किया जाता है, औद्योगिक धंधे भी लगाए जाते हैं,
है ना, सारी चीजें करी जाती हैं, ना कि केवल खेती ही करी जाती है, ना ही केवल वन ही किए जाते हैं, यानी कि सभी चीजें की जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया केवल कृषि और वन, इसलिए आपका ये वाला कथन यहाँ पर कैसा हुआ, गलत हो गया है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया, स्थलाकृति नहीं, स्थलाकृति के द्वारा भी निर्धारित होता है ना, इसके उच्चावच भी निर्धारित होता है, यानी कि तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे कारक हैं जो कि भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या घनत्व भी इसको निर्धारित करता है, भूमि उपयोग को, है ना, जलवायु भी निर्धारित करती है, जल भी निर्धारित करता है, यानी कि भौतिक गतिविधियां जो हैं तमाम प्रकार की वो भी भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं, है ना, या निर्धारित करती हैं, केवल स्थलाकृति नहीं निर्धारित करती है। तो दोनों आपके गलत हैं। दोनों कैसे हैं, दोनों यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है, वो भी प्रकृति के संरक्षण के बारे में। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ठीक है, सही बात है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, सही बात कही गई है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि पानी बर्बाद होगा। जो नल टपकता है ना, एक जो बूंद टपकती है, एक बूंद जो हर दिन टपकती रहती है, एक एक बूंद, वो एक वर्ष में, एक साल में 1200 लीटर, एक साल में 1200 लीटर पानी व्यर्थ चला जाता है। NCERT पुस्तक में बताया गया है, एक एक बूंद टपकने से एक साल में 1200 लीटर का नुकसान हो जाता है, तो नल को भी बंद कर देना चाहिए, ये बात सही है, पहली बात सही है। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, पॉलीपैक को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है ना, नष्ट नहीं कर देना चाहिए, है ना, नष्ट करने से प्रदूषण होगा, क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है ना। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। अगर आप लोग जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं उसको नष्ट कर दोगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, यहाँ पर इसको पुनः उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पुनः चक्रण या पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये अनुकूल नहीं होगा, गलत आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड क्या है। जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। चलिए आपको बताता हूँ। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो आलेखीय निरूपण होता है वही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताना चाहूँ, इस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड, एक तरफ पुरुषों की संख्या बताई गई है, दूसरी तरफ महिलाओं की संख्या यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या बताई गई है, यहाँ पर युवा जनसंख्या बताई गई है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग जो हैं, है ना, और धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाती हुई जनसंख्या बताई गई है। यही सब कुछ होता है, क्या होता है, यही सब कुछ होता है जनसंख्या पिरामिड, जिसके अंतर्गत आयु को भी बताया जाता है, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग जीवित हैं, ये सब कुछ जनसंख्या पिरामिड के चित्र में ही दिखाया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। इन संसाधनों को अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये आपके अनवीकरण संसाधन या स्रोत के उदाहरण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीमित भंडार वाले होते हैं ना, क्योंकि ये सीमित होते हैं, एक बार उपयोग कर लो दोबारा उपयोग नहीं कर पाओगे, तो ये सीमित होते हैं, ठीक है ना। तो पहला ही वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 37, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह परंपरागत का मतलब क्या होता है, अनवीकरण। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताया, एक बार खत्म करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, वो आपके अनवीकरण या परंपरागत होते हैं।
तो आपको परंपरागत पहचानना है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि तेल वाला होना चाहिए। बायोगैस में कोई तेल नहीं होती है, गलत होगा। प्राकृतिक गैस में तेल होती है आपकी, है ना। जैसे प्राकृतिक गैस आप समझ लो, जैसे घर में सिलेंडर में जो गैस होती है ना, वही आप समझ सकते हो। भूतापीय ऊर्जा नहीं होगा, ना ही मोम होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा प्राकृतिक गैस। इसको एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगी, यानी कि परंपरागत है। ये सीमित भंडार वाले हैं, यानी कि अनवीकरण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है। गैरीसन नगर को छावनी नगर के नाम से भी जानते हैं। छावनी नगर, छावनी नगर क्या होता है? जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं। सैनिकों का जो निवास स्थान एक तरीके से माना जाता है, वो छावनी कहलाता है। जैसे मेरठ, एक मेरठ नगर है ना, मेरठ। यहाँ पर लिखना चाहूँ, मेरठ हो गया, अंबाला हो गया, है ना, मेरठ हो गया, अंबाला हो गया, आगरा हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के तमाम प्रकार के शहर हैं, जो कि कैसे शहर हैं, ये एक प्रकार के गैरीसन नगर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सैनिक वाले शहर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? किलेबंद बसाओ, जहाँ पर सैनिक रहते हैं। सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 39 नंबर का। समय क्षेत्र पर ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में है? समय क्षेत्र, टाइम जोन के बारे में। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल अपनाए गए हैं। जैसे रूस यानी कि रसिया में एक से अधिक टाइम जोन अपनाए गए हैं, समय क्षेत्र अपनाए गए हैं। करेक्ट। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी बात करेक्ट है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है। ये तीनों आपके करेक्ट दिए गए। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 4 वाला, 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। शैलों का नाम दिया गया है और उनका उत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ, उनके साथ मिलान करना है। तो मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, ठीक है ना। सब कुछ मैंने आपको बताया है। आग्नेय के बारे में भी बताया है और अवसादी के बारे में भी, कायांतरित के बारे में भी। तो आग्नेय शैल में क्या होता है? मैग्मा होता है, ठीक है ना। द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अवसाद क्या होते हैं? अवसाद, अवसाद एक प्रकार से जो मलबा होता है ना, जैसे हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं जो मलबे, है ना, वही कहलाते हैं अवसादी। अवसाद में क्या होता है? जीवाश्म भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अवसाद में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। और कायांतरित क्या होता है? उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कौन से सेल? आग्नेय और अवसादी, है ना। दोनों में जब ताप पड़ता है तब ये कायांतरित में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। पहले का दूसरा यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला विकल्प, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर का। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे बना हुआ है? सूर्य से भी, ग्रह से भी, उपग्रह से भी, क्षुद्र ग्रह से भी और उल्का पिंड से भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका 4 नंबर वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, क्या है? ग्लोब है, मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, रग्वी गेंद है, रग्वी गेंद। यहाँ पर है ग्लोब, है ना। जो ग्लोब है ना, इसको वास्तविक निरूपक या प्रतिरूप माना गया है। ग्लोब को भू आब के नाम से भी जानते हैं, भू आब के नाम से भी इसी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये ध्रुवों के पास, ध्रुव जो है इसके ऊपर नीचे, ये ध्रुव कैसे होते हैं? ध्रुव इसके चपटे हैं, ठीक है ना, ध्रुव चपटे हैं। और बीच में ये कैसी है? बीच में उभरी हुई है, इसीलिए इसके ज्वाइड, ज्वाइड का मतलब भूआब, इसको भूआब बोलते हैं। ध्रुव चपटे हैं और बीच में उभरी होने के कारण इसको भूआब के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी का वास्तविक निरूपक ग्लोब को ही माना जाता है। ग्लोब का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, इसको हम लोग जेब में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें पाई जाती हैं? सभी जानते होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% आपकी पाई जाती है, वहीं ऑक्सीजन
21% यहाँ पर पाई जाती है। 78 और 21 का अनुपात यहाँ पर पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कि सर्वाधिक गैसें आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको समझाकर आपको सोल्व करवाकर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है वर्तमान समय, यानी कि जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट जो टाइम है ना, उस समय के दौरान जो संसाधन है, संसाधन जो उपलब्ध है वर्तमान में, जितने भी संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हैं, है ना, उनको हमें कैसे उपयोग करना है, वही होता है सतत पोषणीय विकास। चलिए एक बात आपको बताना चाहूँ, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है, इसको आप लोग समझ लो। ऐसे संसाधनों का प्रयोग करो जिनसे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम लोग तो मर जाएंगे ना, जो हमारी जो पीढ़ियां आएंगी ना आगे, वो उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो उनके लिए भी संसाधन को बचाए रखो, बचे रहें आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना। तो वही है सतत पोषणीय विकास। क्या है, उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, संसाधन के बारे में, संसाधनों की खपत को घटाना चाहिए। क्या हम लोग संसाधनों को जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे, खपत को घटाएंगे, क्या ये सही है? ठीक है ना। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करेंगे। अगर हम लोग संसाधन का उपयोग अति तीव्र गति से करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। पीढ़ी क्या उपयोग करेगी, खाक। तो ये गलत यहाँ पर दिया गया है ना, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण करना चाहिए, यानी कि पुनः उपयोग करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर सी डी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बी आपका गलत है। बी हर हालत में यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बी जिन जिन ऑप्शन में है पहले उसको आप लोग यहाँ से उसको हटा दो, बचेगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला, जो कि यहाँ पर ए, सी और डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 45 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और एक अमेजन बेसिन, दो बेसिन के बारे में एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया हो मतलब कि आपने नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये भी बात सही है। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, करेक्ट है। बेसिन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति भी पाई जाती हैं, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके चारों ही कथन सही दिए गए हैं, ए बी सी डी सभी सही हैं। परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एनसीईआरटी में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में शंकुधारी वन भी उगते हैं, ये भी बताया गया है, परंतु आयोग ने इसको यहाँ पर नहीं माना है। इस प्रकार यहाँ पर 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर आपके चारों ही सही हैं, तो आप इनको चारों ही को सही मान सकते हो, है ना, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँ, शंकुधारी जो वन भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। क्या पता इसी कारण इसको यहाँ पर नहीं माना हो, है ना। तो कम पाए जाते हैं लेकिन पाए तो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है, ये आपके यहाँ पर चारों ही करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 46 नंबर का। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वायुमंडल को थामे रखती है, यानी कि बांधे रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा जो रेगिस्तान है ये एकदम गर्म रेगिस्तान है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में ये पड़ता है आपका सहारा मरुस्थल या महाद्वीप, महाद्वीप नहीं रेगिस्तान पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस किस लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों ये बौद्ध मठ के लिए, जो बौद्ध मठ या स्तूप जो होते हैं ना उनके लिए हेमिस प्रसिद्ध है। कहाँ के? ये जो बौद्ध जो मठ होते हैं एक प्रकार के, है ना, मठ, तो ये मठों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्या? ये मठों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं लद्दाख के हेमिस, बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है
और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो इसे जल चक्र कहते हैं। चलिए इसको आप लोग यहाँ पर समझ लो। जैसे जैसे आप लोग गांव में रहते होगे, तालाब होगा, नदियां होंगी, शायद होंगी, ठीक है ना। शहर में रहते हो तो आपने कभी कभार नदियां, तालाब, समुद्र कुछ भी तो देखा ही होगा ना। तो आप लोग देखते हो ना, तालाब में पानी भरा हुआ है ना। धूप तेज से निकली हुई है धूप, तो ये पानी जो है, इस पर धूप पड़ती है तो पानी बाष्पीकृत होता है, यानी कि उड़ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। वही पानी बाद में बरसता है ना। तो ये एक प्रक्रम चलता रहता है, बाष्पीकृत होता है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश का पानी धीरे धीरे समुद्रों में जाता है, फिर वही प्रक्रम चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं ना। वाटर रिसाइकल इसको बोलते हैं। पहला वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब कैसा होता है? तब वायु दाब घटता है। घटता है, कैसा होता है? घटता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो वायुमंडल में जो हम लोग जाते हैं तो वायु दाब कैसा होता है? घटता जाता है। एक चीज आपको बताना चाहूँ, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? अगर अधिक की मैं बात करूं, अधिक होता है समुद्र के तल में। समुद्र तल में सबसे अधिक होता है, समुद्र तल में सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है ऊपर, यानी कि वायुमंडल में सबसे कम होता है ऊपर। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो घटता जाता है लगातार। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के बारे में यहाँ पर सही नहीं है? खनिज के बारे में 3 कथन यहाँ पर करेक्ट होंगे, एक यहाँ पर गलत होगा, उसी को आपको यहाँ पर बताना है। खनिज जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर कहा गया है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिजों का, ये भी करेक्ट कहा गया है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी करेक्ट कहा गया है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत कहा गया है। सभी जो खनिज होते हैं कुछ तो आपके धात्विक होते हैं। कैसे होते हैं? आपके धात्विक भी होते हैं और उसके साथ धात्विक के साथ साथ अधात्विक भी होते हैं। तो दो प्रकार के आपके खनिज होते हैं, धात्विक, अधात्विक। धात्विक में इसमें धातु पाई जाती है, अधात्विक में धातु नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कहा गया है सभी खनिज अधात्विक होते हैं, इसलिए गलत है। आपको गलत वाला यानी कि नहीं वाला बताना है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4 विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ऋतु प्रवाह से जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। किससे? लोगों का ऋतुओं के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। यहाँ पर कौन से लोग ऋतु प्रवास करते हैं? जो पशुपालन वाले लोग होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, ठीक है ना, उन्हीं का होता है। वो पानी तथा चारे की तलाश में अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार बदलते रहते हैं, उसी को ऋतु प्रवास बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दो, क्या आपका जाता है? इतनी मेहनत से मैं आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लाइक कर दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थायी पवन के बारे में आपसे पूछा है। तो स्थायी पवनें जो होती हैं ये पूरे वर्ष या पूरे साल भर निश्चित दिशा में ही चलती रहती हैं। साल भर कैसी होती हैं? ये एक ही दिशा में चलती रहती हैं, जैसे चलेंगी तो वैसे ही चलती रहती हैं। स्थायी पवनें ही उनको बोलते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर 100% राइट दिया गया है। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, ये भी करेक्ट दिया गया है। दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर दिए गए हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कायांतरित सेल के बारे में। कायांतरित, एग्जामिनर जो होता है ना पेपर बनाने वाला, वो भी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है। वो भी क्या करता है? प्रीवियस यानी कि PYQ क्वेश्चन को उठाता है, थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ उनमें करता है, यानी कि घुमा देता है क्वेश्चन को, है ना, पूछने का तरीका, और उसके विकल्प जो ऑप्शन होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, बस क्वेश्चन वही रखता है ना। तो यहाँ पर कायांतरित सेल के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया था? आग्नेय और अवसादी सेल में जब उच्च ताप और दाब पड़ता है तब ये सेलें क्या होती हैं? इनका रूप बदलने लगता है और ये कायांतरित सेल कहलाती हैं। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कायांतरित सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। बिल्कुल द्रवित मैग्मा ही बनाते हैं, कायांतरित सेल बनाते हैं, ठीक है ना। संगमरमर भी एक कायांतरित सेल है। ये तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं।
अब आप लोग कहोगे कि जो द्रवित मैग्मा से आग्नेय का भी निर्माण होता है, द्रवित मैग्मा से आग्नेय चट्टान का भी निर्माण होता है। तो आपको मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर कायांतरित बता रहा हूँ। कायांतरित का निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों के मिलने से होता है। आग्नेय में क्या होगा, मैग्मा होगा ना, मैग्मा होगा। अवसादी में क्या होगा, जीवाश्म होंगे, है ना, जीवाश्म होंगे, यानी कि जो जल बहाकर जो कूड़ा करकट है ना उसको ले जाता है, वही तो होता है अवसाद। तो ये सब कुछ इसी में पाया जाता है, कायांतरित में। तो इसलिए आपके ये तीनों करेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की परत में आने पर जल जाता है। 100 बार पूछा गया क्वेश्चन, 100 बार, बार बार, ठीक है ना। तो मध्यमंडल याद रखो, मेसोस्फीयर में जल जाता है, बस इतना याद रखो। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 56 नंबर का, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसका कारण है कि 27 दिन में पूरा चक्कर करता है चंद्रमा पृथ्वी का, और उतना ही समय लेता है अपने अक्ष पर भी घूमने में। तो यहाँ पर दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर है डोल्फिन के बारे में। डोल्फिन के बारे में क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़, अलवड़ का मतलब होता है स्वच्छ जल। कैसा जल, एकदम स्वच्छ जल, पीने योग्य वाला जल होता है अलवड़, जिसमें लवड़ ना पाया गया हो, यानी कि नमक ना हो, उसी में ही क्या होता है, उसमें ही डोल्फिन पाई जाती है। करेक्ट। डोल्फिन अभयारण्य बिहार में है, बिल्कुल है। डोल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता, यानी कि जल कितना शुद्ध है, ये भी डोल्फिन की उपस्थिति से ही पता चलता है। ये तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, तीनों यहाँ पर सही हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, यानी कि बादल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल। यहाँ पर मौसम की कोई घटना नहीं होती है, मौसम की कोई घटना नहीं होती है, इसलिए इसमें बादल भी नहीं पाए जाएंगे। बादल तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आगे है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये वायुमंडल को बनाए रखती है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे हैं अपराह्न का समय, ठीक है ना। अपराह्न क्या होता है, आप लोग अब कहोगे, आप कहोगे कि पूर्वाह्न क्या होता है, ये भी समझ लो, चलिए समझा देता हूं, है ना। भारत ग्रीनविच के पूरब में 82:30 पूरब में स्थित है। ये दोनों कथन यहाँ पर राइट हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर, अपराह्न का मतलब क्या होता है, दोपहर, यानी कि पीएम, ठीक है ना। और पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब होता है एएम, यानी कि सुबह वाला टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोपहर के लंदन में 2 बजा है, तो भारत में 7:30 बजा होगा, क्योंकि 5.5 घंटा का टाइम भारत का आगे है ना। भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है लंदन के टाइम से। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि भारत जो है ये 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है ना। तो ये दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। यहाँ पर आपको 2 चीजें आपको बताने वाला हूँ। एक तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। ये कथन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, परंतु ऋतुओं के बारे में करेक्ट नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको ये चीज आपको याद रखनी है, अक्ष जो है कितना कोण बनाता है सतह से, तो 66.5 का कोण बनाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी कितने कोण पे झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण से झुकी हुई है, तो 23.5 के कोण से झुकी हुई है। आपको ऋतुएं जो होती हैं वो किस कारण से होती हैं, वो होती हैं पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी की एक गति का प्रकार है परिक्रमण, और एक होती है घूर्णन। उसमें से जो परिक्रमण गति होती है उससे ऋतुएं होती हैं, है ना। और उसका एक ही दिशा में उसका अक्ष का झुका होना, अक्ष कितना झुका हुआ है, 23.5 झुका हुआ है, इसलिए परिवर्तन होता है ऋतुओं में, या ऋतुएं होती हैं। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। थर्ड वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? तो नाइट्रोजन यहाँ पर प्रमुख संगठन है, क्योंकि ये सर्वाधिक गैस आपकी पाई जाती है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका 63, संसाधन के बारे में, है ना, रिसोर्स के बारे में। चलिए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। अगर आपको शब्द मिले सभी, तो ये ज्यादातर आपके गलत ही होते हैं। सभी, केवल, केवल वाले गलत ही होते हैं, तो ये गलत होता है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ ही संसाधनों का होता है ना। तो ये आपका पहला वाला गलत दिया गया है। समय और प्रौद्योगिकी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कपास को सूती वस्त्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है ना। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। सेकेंड वाली करेक्ट होगी। ए गलत है किंतु या परंतु भी सही है। पहली गलत है, दूसरी राइट है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, कथन पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा करता है, ये भी करेक्ट। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। एग्जाम में ग्रहों का क्रम पूछा जाता है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध नंबर 1 पे है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति के बाद में आता है शनि, शनि के बाद में आता है अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, दो ग्रह आपके अंतिम में आते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनका इस प्रकार से क्रम है सूर्य से नजदीकी के अनुसार या सूर्य की दूरी के हिसाब से, है ना, नजदीकी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर का। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा ग्रह के साथ साथ शुक्र को पृथ्वी की बहन माना जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, चमकीला तारा भी कहा जाता है ना, चमकीला तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण क्या है? कारण है कि इसका जो आकार है ना शुक्र का और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी पर, उसी प्रकार एक अन्य ग्रह जिसका नाम है शुक्र, शुक्र का आकार आकृति हमारी जैसी पृथ्वी जैसी है, इसलिए इसको जुड़वा, बहन, भाई, है ना, चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सब कुछ कहते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दोनों आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 66 नंबर का। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं, चाल नहीं होती है। तो ए बी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुनें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उत्तर यानी कि लद्दाख से दक्षिण कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम जो कि कच्छ, गुजरात तक का विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ये तीनों कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? तीनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं। तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तीनों ही। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सही कथन चुने। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम समय लगता है। दोनों यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। जो प्रकाश की गति वो कितनी है? वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना जाती है? 3 लाख किलोमीटर तक जाती है प्रकाश की गति। 8 मिनट टाइम लगता है पृथ्वी पर आने में सूर्य की किरणों को, है ना, सूर्य के प्रकाश को। दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 69 नंबर का। कौन से कथन पृथ्वी के बारे में सही है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मैंने आपको बताया चपटी है। ध्रुवों के पास कैसी है? ऊपर नीचे कैसी है? चपटी है।
इसी कारण इसको भूभाप कहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? पहले नंबर पर बुध आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है और तीसरे नंबर पर अपनी प्यारी पृथ्वी आती है सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो ये भी करेक्ट, पहला भी करेक्ट। आकार में पांचवा ग्रह है। आकार में कितना है? पांचवा ग्रह है। ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तीनों आपके यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर ये वाला कथन यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आपको बताऊंगा। सिलिकॉन पठार एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बोला जाता है। जैसे भारत के टेक्नोलॉजी के यानी कि कह लो भारत का सिलिकॉन घाटी किसको कहते हैं? भारत का सिलिकॉन घाटी किसको कहते हैं? तो बंगलुरु को बोलते हैं। उसी प्रकार दुनिया में एक है आपका, दुनिया में कौन सा है सिलिकॉन घाटी के नाम से? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया को दुनिया में रखा गया है पहले नंबर पर, है ना, सिलिकॉन घाटी के नाम से। उसी प्रकार भारत में बंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। ये भी बात करेक्ट है, इसलिए इसको सिलिकॉन पठार या सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आपके दिए गए हैं। सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सी वाला दोनों यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72, पहाड़ी ढालों पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, मल्चिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहाड़ी ढालों पर होती है उसको रोकने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था रक्षक मेखला। क्या बताया था? रक्षक मेखला बताया था। नहीं, रक्षक मेखला तो पवन की गति को रोकती है, पवन की गति को रोकती है रक्षक मेखला। ठीक है ना। समोच्च रेखीय जुताई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समोच्च रेखीय जुताई या सीढ़ी नुमा वाली खेती यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 73 नंबर का, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर मिलान करना है। स्थानांतरणशील कृषि के नाम दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में हद से ज़्यादा पूछा गया है। झूमिंग कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहते हैं। यहाँ पर मिल्पा लिखा हुआ है। मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको, मैक्सिको में बोलते हैं, और USA यानी कि अमेरिका में भी मिल्पा बोलते हैं। रोका बोलते हैं कहाँ पर? रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं। लदांग बोलते हैं मलेशिया में और इंडोनेशिया में। मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 74, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, है ना। भोजन भी होना चाहिए और चारा भी होना चाहिए। उस कृषि को बोलते हैं मिश्रित, यानी कि मिक्स एग्रीकल्चर के नाम से उसको जानते हैं। मिश्रित कृषि यहाँ पर आप लोग समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों चारा भी उगाया जाता है और भोजन वाली जो फसल की जाती है, भोजन वाली खेती, उसको भी लोग करते हैं। उसी के साथ इसमें पशुपालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। तो ये सब कुछ किया जाता है मिश्रित कृषि में। किसमें? मिश्रित कृषि में ही किया जाता है। ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि को मैंने आपको बताया झूमिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको कर्तन दहन खेती भी बोलते हैं। कर्तन दहन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि काट कर जलाने वाली खेती को ही कर्तन दहन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूँ रोपड़ कृषि के बारे में। इसमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, श्रम लागत भी अधिक आती है, यानी कि पूंजी की भी आवश्यकता यहाँ पर अधिक पड़ती है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना, ठीक है ना, गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है ना, कॉफ़ी है और चाय हो गई, गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, अनानास हो गया, केला हो गया। ये कैसी फसलें हैं?
ये सारी की सारी रोपड़ फसलों के उदाहरण हैं, है ना, ये रोपड़ फसलों के उदाहरण हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो, जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो यानी कि लोग अधिक हों, उनकी पूर्ति करने के लिए गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। राइट आंसर मिश्रित कृषि होगा, क्योंकि भोजन और चारा और पशुपालन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 75 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवीकरण, यानी कि ऐसे स्रोत जिनको हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे स्रोत को नवीकरण कहते हैं अथवा गैर परंपरागत के नाम से जानते हैं। ज्वारीय ऊर्जा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा, है ना। बायोगैस कैसा स्रोत है? भूतापीय ऊर्जा कैसा स्रोत है? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 76। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 10 जून, 8 जुलाई। आप लोग जानते हो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करने वाला। यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर परत दी गई है, जैव मंडल है ना, यहाँ पर आपको मिलान करना है। चलिए करके बताता हूँ। जैव मंडल में क्या होता है? जीवन होता है, हवा भी होती है ना, स्थल भी होता है, पानी भी होता है। अब आपको करना है मिलान। यहाँ पर इसका मिलान होगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला इसके साथ हो जाएगा। वायुमंडल में क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वायु ही यानी कि हवाएं ही पाई जाती हैं, गैसें ही पाई जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है इसमें, ठीक है ना। जलमंडल में क्या होता है? जलीय क्षेत्र होता है, केवल जल ही जल, समुद्र वाला जल, केवल जल ही जल वाले को बोलते हैं जलमंडल। स्थल मंडल क्या होता है? जिस पर हम लोग रहते हैं, एक प्रकार से पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी वाली परत को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 79 नंबर का। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी में क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिना पाया जाता है, मैंने आपको बताया है। तो परपटी यहाँ पर ऊपरी परत होती है तथा यह सबसे पतली परत है, बिल्कुल सबसे पतली परत भी होती है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो यहाँ पर इसको ध्यान पूर्वक पढ़ियो, ठीक है ना। तो एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, पहला वाला तो करेक्ट है, परंतु जो सेकेंड है, महासागर की जो परपटी की मोटाई होती है महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है, बिल्कुल गलत दिया गया है। कैसे गलत दिया गया है समझ लो आप, बिल्कुल आसान शब्दों में। क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी यहाँ से पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं यानी कि टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। महासागरीय परपटी की मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 5 किलोमीटर। कितनी होती है? 5 किलोमीटर होती है। जबकि महाद्वीपीय परपटी की मोटाई कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है। अंतर कितना है? 5 और 35 का है। 5 कहाँ पर होती है? सागर वाली परत की होती है, यानी कि समुद्र की सतह में कितनी होती है? 5 किलो की मोटाई होती है। और महाद्वीपीय यानी कि जो स्थल मंडल वाली होती है वो होती है 35 किलोमीटर की मोटाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, महासागर की परपटी मोटाई महाद्वीप परपटी से अधिक होती। अधिक कैसे होगी? ये तो 5 होती है, ये 35 होती है, अधिक कैसे होगी? अधिक तो आपकी ये महाद्वीप परपटी होगी, इसलिए गलत हुआ ना भैया जी। तो पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, केवल और केवल पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? आगे है 80 नंबर का। असत्य आपको बताना है, गलत वाला आपको बताना है। महाद्वीपीय परपटी सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। परपटी जिसको सियाल बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। ये बात यहाँ पर 100% करेक्ट दी गई है। महासागरीय परपटी जिसको मेटल के नाम से जानते हैं, सिलिका एवं आयरन से बनी होती है। आयरन से नहीं, सिलिका और मैग्नीशियम Mg से बनी होती है, इसलिए ये तो यहाँ पर गलत दिया गया है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे कौन सी परत होती है? मेंटल होती है।
मेंटल के नीचे कौन सी होती है? क्रोड होती है, ये करेक्ट है। यहाँ पर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है, इसलिए इसको निफे के नाम से जानते हैं। तो गलत आपका सेकेंड वाला है, इसलिए सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत आपका हो जाएगा, असत्य आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको सत्य बताना है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। बिल्कुल, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। करेक्ट, दोनों करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 82 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम आपको चुनने को बताया गया है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल किसमें है? यहाँ पर है डी वाले में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 83 नंबर का, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 84 नंबर का, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत तीनों ही गुजरते हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। तो एक चीज आपको बताना चाहूँ, विषुवत रेखा जिसका मान 0 डिग्री होता है और इसके ऊपर होती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्योंकि ये उत्तर में स्थित होती है। और जो मकर रेखा होती है, मकर, इसका भी मान 23.5 ही होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये तीनों रेखाएं यहीं से होकर के गुजरती हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका मिलान वाला। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का जो पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन, यानी कि मछलियों का पालन। किसी भी तालाब या पोखर में मानव निर्मित तालाब जो होते हैं ना, उसमें जो प्रजनन करते हैं या प्रजनन करने के लिए जो तालाब बड़े बड़े या टैंकों का निर्माण कराया जाता है, वही पीसी कल्चर कहलाता है, यानी कि मछली पालन से संबंधित है। बीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। हार्टिकल्चर बोलते हैं सब्जी फल फूल की खेती को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान इनका हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मेरी यहाँ पर जो गला है ना, गला मेरा, वो भी यहाँ पर एक तरीके से बैठ गया है। काफ़ी देर से मैं आपको यहाँ पर लगातार पढ़ा रहा हूँ। इसलिए अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन से हैं? इनसेट, IRS, एडुसेट। तो यहाँ पर ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनसेट, IRS, एडुसेट। तो ये तीनों कैसे हैं? भारतीय उपग्रह हैं। क्या हैं? ये तीनों ही भारतीय उपग्रहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा, जो स्थान पूरब में है उनका टाइम पीछे होगा। गलत। कैसे गलत? मैंने आपको क्या बताया था? जो स्थान पश्चिम में है उनका टाइम पीछे होगा। कैसा होगा? पीछे होगा ग्रीनविच से। जो पूरब में है उनका टाइम कैसा होगा? उनका टाइम आगे होगा। इसलिए आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये भी करेक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल हूबहू स्टेटमेंट से, थोड़ा बहुत चेंज करके मात्र, ठीक है ना। पहला गलत है, दूसरा राइट है। आपको यहाँ पर कर लेना है। पहला कौन सा यहाँ पर करेक्ट हुआ? थर्ड वाला। ए गलत है और बी सही है। यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन, 2 भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्थल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। क्षोभ मंडल में मौसम वाली घटना होती है। मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाता है। बहिर्मंडल में तमाम गैसें तरल अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 नंबर का क्वेश्चन, मध्य मंडल की क्या विशेषता है?
यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है, बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। पहली होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, तीसरे नंबर पे होती है कौन सी, मध्यमंडल। ठीक है, यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ये भी करेक्ट है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड आने पर जल जाता, ये भी करेक्ट है। तीनों आपके यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं लू। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जब गर्मियों में भारत के उत्तर भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लो आप, ठीक है ना, वहां पर जो पवनें चलती हैं ना, जो गर्मीली वाली है ना, एकदम बहुत भयंकर वाली गर्मी वाली, तो उनको लू बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है 92 नंबर का, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते क्या हैं, उनको कहते हैं अवसादी शैल। यहाँ पर एक चीज आपका आया है परतदार, परतदार शैल कहते हैं अवसादी शैल को। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ये परतों में पाए जाते हैं। कैसे, परतों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर कहोगे, क्या कहोगे कि यहाँ पर कायांतरित सेल होना चाहिए, कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया था कायांतरित सेल के बारे में। कायांतरित सेल की स्थिति तब होगी, कब होगी, जब आग्नेय और उसके साथ अवसादी, ये दोनों प्रकार के जो सेल होते हैं, इनमें दाब पड़ेगा, ताप पड़ेगा, तब ये पिघलेंगे तो कायांतरित में बदलेंगे, है ना। क्वेश्चन में कहा गया जब कोई शिलाखंड, जैसे ये पत्थर है ना, ये पत्थर आप मान लो, स्टोन इसको मान लो, इसमें दबाव व कठोरता आई, क्या ये दबाव आई, कठोरता आई, और ये टूट गया और ये परतों में बिखर गया, बह गया पानी के साथ, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि परत में हो गया। परत के कारण यहाँ पर अवसादी शैल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। बहुत प्रकार से आवश्यक है। सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है, ये भी करेक्ट है। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है, ये भी करेक्ट है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है। क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है, जिसको सूर्यातप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्यातप के नाम से भी इसी को जानते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे कथन दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसको आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है ना। ये भी दोनों आपके करेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो ये यहाँ पर कैसा दिया गया है, उपग्रह के बारे में यहाँ पर कैसा दिया गया, करेक्ट दिया गया है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। कितना है, आधा नहीं है, कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4 है। तो ये यहाँ पर गलत है, पहला तो करेक्ट है, पहला तो यहाँ पर करेक्ट है। इस चीज को आप लोग कैसे समझोगे, जो ग्रह होते हैं, ग्रह जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, स्टार है। सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। ग्रह जो होते हैं क्या होते हैं, ग्रह, जैसे पृथ्वी है ना, ग्रह है। ग्रह के पास प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। कैसा, ये खुद का इनके पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी किससे प्रकाशित होती है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है ना। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों की भी परिक्रमा करें और सूर्य की भी परिक्रमा करें, ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं होता बल्कि 1/4 होता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर केवल और केवल पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। कर्क रेखा का मान मैंने आपको क्या बताया था, 23.5 उत्तर में बताया था। मकर रेखा का मान 23.5 दक्षिण में होता है।
उत्तर ध्रुव व्रत कितना होता है, ये उत्तर में होता है, और दक्षिण ध्रुव व्रत ये दक्षिण में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन में छांट लेना है कौन सही है कौन गलत है। मैंने आपको इतना ही यहाँ पर बता दिया बस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन 98 नंबर का। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। चलिए कर लेते हैं इसको भी सोल्व। 20 डिग्री, 1 डिग्री मैंने आपको बताया था 4 मिनट, ठीक है ना। तो 20 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 4 का गुणा आप लोग 20 में करोगे, 20 चौके 80, 80 मिनट यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कितना आया, 80 मिनट आया। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1 घंटा और 20 मिनट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट यहाँ पर बचेंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 99 नंबर का क्वेश्चन, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, महासागर को यहाँ पर शामिल किया जाता है। आपके ये चारों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, चारों ही, है ना। ये भौतिक चीजों को यहाँ पर शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया है, राजनीतिक में राज्यों के बारे में, नगरों के बारे में, देश विदेश की सीमाओं के बारे में बताया जाता है। भौतिक मानचित्र में किसके बारे में बताया जाता है, नदियों के बारे में, झील झरनों के बारे में, पर्वत पठार मैदानों के बारे में, महासागर के बारे में, महाद्वीप के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, थीमेटिक, थीमेटिक में पेड़ पौधों को दर्शाया जाता है ना। औद्योगिक कारखानों को दर्शाया जाता है, सड़कों को भी थीमेटिक में ही दर्शाया जाता है, सड़कों को भी, है ना, रोड को भी। यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पर दोस्तों अंतिम क्वेश्चन 101 नंबर का क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ये मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर आप लोगों को करना है ना, और कमेंट करके आप लोग जाइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय अवश्य प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।